हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। हम इस चैनल के माध्यम से आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करवा रहे हैं, वो भी अध्यायवार लाइन टू लाइन। इस कड़ी में आज हम कक्षा 9 के राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक जो कि हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, उसका अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो आपको बताना चाहूँगा कि अब तक इस चैनल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने कक्षा 6, 7, 8 का अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। आप प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके देख सकते हैं हमारे रिकॉर्डेड वीडियो को, और वहाँ से राजस्थान जीके में अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसी कड़ी में हम आज इस पाठ्य पुस्तक जो कि हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, इसका पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 को पढ़ लिया, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में राजस्थान में जो भी घटनाएं हुई उनको पढ़ा। इसके बाद में अध्याय नंबर 2 में राजस्थान के क्रांतिकारी, जो कि हमारे जो कंपटीशन एग्जाम में ये जो टोटल टॉपिक है ये कवर अप होते हैं, और आरपीएससी और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है यहाँ से प्रश्न पुट आउट करता है। अपने पिछले कुछ एग्जामों में देखा भी होगा। पिछले एग्जामों की बात करें तो यहाँ लाइन टू लाइन प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट उठाए जा रहे हैं, कंटेंट यहीं से बनता है। तो इसी थीम को हमने भी कैचअप किया है और हम इसी श्रृंखला में लेके आए हैं आपके सामने 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, और इसके बाद में हमने पढ़ा अध्याय नंबर 3 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। इसके बाद हमने आज का जो वीडियो है हमारा वो रहने वाला है अध्याय नंबर 4 राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। आज का जो कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे संबंधित, इस कंटेंट से संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए और अन्य प्रकार के जो हमारे चैनल से जुड़ने के फ़ायदा ये रहेगा कि आप कंटेंट को लाइन टू लाइन पढ़ सकेंगे। तो इससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना ज़्यादा मोटिव करता है कि हमें आप तक निरंतर, लगातार, जब से हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है और इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना शुरू किया, तब से हम लगातार निरंतरता के साथ में और बड़े अनुशासन और सजगता के साथ में आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। अच्छा कंटेंट हमेशा ही आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करवाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। इसमें पढ़ेंगे हम मेर विद्रोह है, भील विद्रोह है, उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावल के नेतृत्व में आंदोलन और मीणा आंदोलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कंटेंट की। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के कंटेंट की बात करें तो राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र संगठन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मीणा, मेर, भील जनजातियों ने किया। सबसे पहले पढ़ते हैं मेर विद्रोह है, जो कि 1818 से 1824 तक चला। मेर विद्रोह में पढ़ते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन के पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़, अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। मेरों के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया उसका मेन कारण क्या बना था? अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, और वहीं से फिर ये मेर विद्रोह शुरू हो गया। सन 1818 में अंग्रेजों के अजमेर के अंग्रेज सुप्रीटेंडेंट एफ पिल्डन ने छाक व अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार
मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उससे नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान से प्रारंभ किया। मेरों को दंडित किया गया और उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रक्रिया स्वरूप मेरों ने सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया और अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियां व थानों को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में छांक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ में मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक ने भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया तथा सिपाहियों को मार दिया। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया। इसमें भारी जन धन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह को दमन करने में सफल रही। 1822 में मेरों ने गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की। देखिए प्रश्न कंटेंट कहाँ से बनेगा कि मेरों ने गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? ब्यावर में। कब किया था? 1822 में। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों पर समाज सुधार गतिविधियों का आरंभ किया गया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में सफल रहे। तो ये मेर विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था? 1818 से लेकर 1824 तक, और इसका क्षेत्र था अजमेर और ब्यावर क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं भील विद्रोह का। 1818 से 1860 तक, ये काफी लंबा चला। इसको पढ़ते हैं। भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति नहीं रही है। भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति रही है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते थे तथा 1818 के पश्चात उसके ऊपर स्थापित अनशांति और अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। बिल्कुल ही शांत स्वभाव के थे। जब अंग्रेज आगमन हुआ, राजस्थान में अंग्रेजों का आगमन हुआ, तब से वहां फिर गड़बड़ियां शुरू हो गई। 1818 में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों पर असंतोष को जन्म दिया। दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड ने अपने हाथ में ले लिया तथा उसके भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चौथा क्या था? 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया। भील राजे एवं जागीरदारी की सेना में नियमित अथवा अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं को भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। पांचवा, भील अपनी पाल के समीपी गांवों से रखवाली यानी चौकीदारी कर, रखवाली क्या था? भीलों का रखवाली क्या था? एक जो चौकीदारी कर था, नामक कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बुलाई क्या था? भीलों का सुरक्षा करता। प्रश्न आएगा रखवाली क्या है भीलों के लिए? एक चौकीदारी कर है, और बोलाई क्या है? ये सुरक्षा कर है। नामक कर वसूल करते थे। पांचवा क्या था? भील अपनी पाल क्या है? भीलों के पाल को क्या कहते हैं? गांव को पाल कहते हैं। भीलों को के गांव को पाल कहा जाता है। ये प्रश्न याद रखना, आप प्रश्न पूछा जाता है कई बार। और रखवाली ये चौकीदारी कर होता है, और बोलाई ये सुरक्षा कर होता है। जेम्स टोड ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से अंग्रेजों से उनके लिए अधिकार छीन लिए। यह विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को
छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों ने उदयपुर से राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818 के अंत तक उदयपुर राज्य के बिलों ने यह चेतावनी देते हुए अपने स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। बिलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। 1820 के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही बिलों के दमन हेतु भेजा। कब? 1820 के आरंभ में, किंतु उनमें सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना के इस असफलता ने भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया। आगे चलकर जनवरी 1823 में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 में तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अलग अशांति उत्पन्न की और 1825 में आदिवासी विद्रोहों की बिखरती हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने के पूर्व भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया। इस प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमुर वारू देवल नंदूपालों के भीलों ने किया। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु इनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने के में सफल रहे। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह व गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1826 में लंबी बातचीत उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही यह विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने उदयपुर राज्य के 1838 तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। यूं छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, किंतु अंग्रेज सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महाराव ने तुरंत नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के प्रयास नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पत्ती पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजनाएं तैयार की गई, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्णय लिया गया। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के संगठन को स्वीकृति प्रदान कर दी। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया। देखिए 1841 में गवर्नर जनरल, देखिए प्रश्न आया है ये पहले भी, अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर का गठन किया। यानी भीलों के लिए जो सबसे पहले विद्रोह का जो एक सलाहकार पत्ती जारी की गई वो क्या थी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना, और वो 1841 में हुई थी। ये प्रश्न आया था पिछले एग्जाम के दौरान, फर्स्ट ईयर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ था? उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया। प्रश्न पूछा जाएगा मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर में भी कहाँ? खेरवाड़ा में। ये 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग, तो वहाँ खेरवाड़ा भी नाम दिया जाएगा। तो मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में हुआ था और ये खेरवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ की भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा व कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत रख सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह हुए। इसी समय माही काटा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना कहाँ? गुजरात में एवं सुरूर राज्य के भील व ग्रासीय विद्रोही हो गए थे। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुमार जीवे वसावों के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह ने बढ़ावा मिला। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा और ब्रिटिश
सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया। 1850 से 1855 के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए थे। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु सेना भेजी। गांव में आग लगा दी गई और भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया गया। कब? नवंबर 1856 में। 1860 तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 1857 की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति में से अनभिज्ञ थे और राजकीय पलटनों से अंग्रेजों के प्रति विरोध नहीं किया। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ क्षेत्र में भील विद्रोह की घटनाएं सामने आई। 1863 में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए। इनकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य में सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया तथा सैनिक कार्रवाई व शांतिपूर्ण समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया। तत्पश्चात 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात प्रारंभ कर दिया, जिससे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया गया। 1872 से 1875 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। कब? 1872 से 1875 के दौरान बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांव में भील छापामार गतिविधियों का द्वारा अशांत रहे। 1873 से 1874 के दौरान इस गांव के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया और उसकी गतिविधियों में मध्य भारत के सेलाना और जाबुआ राज्य तक फैल गई। 1881 से 1882 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह हुआ था। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोट था। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह राजा का प्रतिनिधित्व करता थे वो और लोनारायगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ मारवाड़ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा और बारापाल के आसपास भीलों के झोंपड़ों को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्रवाइयों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगली व पहाड़ियों की और ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर खिरोदेव में डेरे डाल दिए गए। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने उसे घेर लिया। इस विद्रोह को प्रमुख नेता बिलकपाल का गामेती का गांव का मुखिया नीमा पीपली का खेमा और संगात्री का जोता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी श्यामलदास ने ऋखव देव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता किया गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने और विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर लिया, किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया, किंतु मेवाड़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य में गोविंदगिरी के नेतृत्व में, अब देखिए यहां से प्रश्न बनेगा, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में डूंगरपुर बांसवाड़ा में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज और धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ किया।
जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में प्रवर्तित हो गया। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेसड़ा नामक गांव के निवासी और जाति के बंजारा थे। ये प्रश्न बहुत बार आता है क्या? गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेसड़ा नामक गांव, गोविंदगिरी के जी का जो गांव का नाम क्या है? बेसड़ा। और निवासी ये कहाँ थे? बेसड़ा के डूंगरपुर के। और किस जाति से संबंध रखते थे? ये बंजारा जाति से। गोविंदगिरी का संबंध किस जाति से है? प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, बंजारा जाति से। वे स्वयं छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा, उनको पुत्र और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया और वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। यानी किसके शिष्य थे वो? साधु राजगिरी के, बूंदी अखाड़े के। उन्होंने दूनी स्थापित कर वह निशान कहते हैं ध्वज को लगाकर आसपास के क्षेत्र के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। गोविंदगिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया और उन्हें अपनी दशाओं में अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे एवं इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज और धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक राजनीतिक आंदोलन में प्रवृत्त हो गया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। गोविंदगिरी के उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ, देखिए गोविंदगिरी के द्वारा, किसके द्वारा? भगत पंथ भीलों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय रहा। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा, उनके अधिकारी व जागीरदारी चिंतित होने लगे। उनका बढ़ता हुआ प्रभाव कभी उन सत्ता को पलट न दे, अतः वे इस उपदेश को व प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कटुता बढ़ने लगी और समाज व धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा। कब? सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सुंत और इडर राज्य के बिलों में कार्य किया। ये तो बहुत ही शानदार यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सन 1808 में गोविंदगिरी ने राजपूताना छोड़कर, कब? गोविंदगिरी ने सन 1908 में गोविंदगिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक एक कृषक के रूप में गुजरात के सूत और इडर नामक राज्य के बिलों में कार्य किया। उन्होंने इस राज्य के बिलों को जागृत कर उनके शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। इडन राज्य के अंतर्गत पाल पट्टा में भील आंदोलन ने ऐसी स्थिति उत्पन्न करी कि वहां जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंध रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान में गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। कौन सा? जो 21 शर्तें थी जागीरदारों के बीच में। सन 1911 के आरंभ में डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेसड़ा वापिस आए। कब? 1911 में। उसने धुनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना प्रारंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया और धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को शांति व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धुनी स्थापित की और उनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया नहीं थे, बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी भी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। गोविंदगिरी ने किसको नियुक्त किया? कोतवाल को। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंदगिरी का समांतर सरकार चलने लगी, किंतु दूसरी ओर राजा व जागीरदारों द्वारा उनके शिष्यों को उत्पीड़न भी जारी रहा। ये थे गोविंदगिरी, जो कि भीलों के मसीहा थे, आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है। इन्होंने भक्त आंदोलन चलाया था। बेसड़ा गोविंदगिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न आएगा ये कि गोविंदगिरी की जो गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था बेसड़ा गांव, जो कि उदयपुर में पड़ता है। इडर, सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राज्य तथा पंचमहल व खेड़ा जिले की भील वहां आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण राजस्थान के राज्यों व बम्बई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया। उनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में, कब? उनके बढ़ते प्रभाव को अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी सभी सामान जब्त कर लिया और उन्हें धार्मिक ग्रंथ को छोड़ने के लिए धमकाया, धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती व
औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंद गिरी और उनके शिष्यों को शांति और औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की और प्रेरित किया। गोविंद गिरी अब पढ़ते हैं आगे। आपको दिखाई दे रहा है मानगढ़ धाम। इसके बाद में गोविंद गिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और भीलों को एक पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश वाहक भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे और साथ में राशन पानी व हथियार भी लाए लाए जा रहे थे। इन गतिविधियों ने सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडन राज्यों को चौकन्ना कर दिया। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े और पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर कब 6 से 10 नवंबर 1913 में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां 104 वेलेजली राइफल की एक कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेज फौजों ने तोप मशीन गन तैनात कर ली और वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात सैनिक फौज पहाड़ी को घेरे हुए पर पहुंची और भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भी भगदड़ मच गई। कुछ समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके उपरांत भी भीलों को का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे और 900 भीलों को बंदी बना लिया गया। इसके साथ ही गोविंद गिरी व पुंजिया को भी बंदी बना लिया गया। मेवाड़ भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंद गिरी भारी लोकप्रिय थे क्योंकि उनके अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंद गिरी की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया और 7 वर्ष के बाद उससे शर्त पर यह किया गया कि वे सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व इडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल के झालोद नामक स्थान पर रहने लगे। देखिए, ये प्रश्न बन सकता है कि जब उनको छोड़ा गया तो उनके लिए क्या-क्या शर्तें रखी गई और वो अंतिम समय में कहाँ थे? वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालोद नामक गांव में रहने लगे। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भक्त भील उनके प्रवचन सुनने वहाँ पहुँचते लगे। तो ये था भील आंदोलन। कल पढ़ेंगे हम उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के संबंध में आंदोलन। आज हमने पढ़ा मानगढ़ धाम के बारे में, मानगढ़ जो हत्याकांड उसके बारे में, जो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। प्रश्न बनेगा ये, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। और भगत आंदोलन के बारे में पढ़ा हमने। भगत आंदोलन जो कि गोविंद गिरी के द्वारा शुरू किया गया था। तो आज का कंटेंट इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ में। इस प्रकार की कंटेंट के साथ लाइन टू लाइन चीज़ों को बिल्कुल ही व्याख्यात्मक रूप से पढ़ते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।